Jolt to Haryana Congress. Months before election, split wide open. Congress MLA, daughter-in-law of Chaudhry Bansi Lal, quits Congress. Kiran Chaudhary with daughter Shruti Chaudhary join the Bharatiya Janata Party, taking with them the legacy of Haryana stalwart and former Chief Minister Chaudhry Bansi Lal. The damaging optics were not just limited to this. कांग्रेस पार्टी के जो नेतृत्व है हरियाणा के अंदर, वो केवल अपना जो है निजी स्वार्थ साधने के लिए सब वो काम करते हैं जो पार्टी को जिससे नुकसान हो कांग्रेस को। मैं और मेरे की नीति पर कोई बड़ा आदमी जो है, जो कांग्रेस का जो है जितना भी सीनियर लीडरशिप थी उसको खत्म करने का काम इन्होंने करा है। Senior leader and member of parliament from Sirsa, Kumari Shelja, sided with Kiran Chaudhary. श्रुति हमारी एमपी भी रही, दुख तो है और इसका पार्टी को थोड़ा नुकसान तो होगा ही। कोई तो कारण है, उनकी बेटी की टिकट भी कटी जबकि वो जीतने वाली कैंडिडेट थी, और मैं कह सकती हूँ दावे से कि अगर उनको टिकट मिलता तो वो जरूर प्रचंड बहुमत से जीतते, लेकिन उनके साथ ज्यादती तो हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं। The camps within Haryana Congress have been well defined for long. Hoodas versus Kiran Chaudhary, Kumari Shelja, Randeep Singh Surjewala. Is it all now in the open? With Kiran Chaudhary's exit, what next? Top focus on To The Point this evening. Now, with Kiran Chaudhary, the BJP also finds a much-needed Jat face, especially in the Bhiwani-Mahindergarh area. But having said that, what does it mean for the Congress party? Is the Congress unit imploding with Kiran Chaudhary's exit? The camps have always been well entrenched. Everyone really speaks of the fact that it is Hooda which faces off, the Hoodas facing off with the likes of Kiran Chaudhary, Kumari Shelja, as well as Randeep Singh Surjewala. But now is it all out in the open? Can we say that the Congress unit is imploding, or is it just cleansing, to letting go of baggage and moving on to an election? Because if you look at the Lok Sabha, the Hoodas have done well with a 5-5 ratio when it comes on between the BJP and the Congress. Which one is it? Let's cut across to our guests this evening. Joining me, Ravindra Singh Sheron, senior journalist, follows Haryana very closely. Shazia Ilmi, national spokesperson, Bharatiya Janata Party. Mahima Singh, national spokesperson, Congress. I want to begin with Ravinder Singh first. Maybe, Ravinder ji, to give perspective on what has happened. जो किरण चौधरी जी ने आज भाजपा ज्वाइन की है, बीजेपी को मान लीजिए एक फेस मिल गया है जो जाट फेस है, जिनकी उनको सख्त जरूरत है इलेक्शन के पहले जाने के लिए, पर कांग्रेस के लिए क्या मानते हैं? आपको लगता है कि ये जो पहले इंटरनली मानते थे कैंप्स हैं कांग्रेस में, वो सब इट्स ऑल आउट इन दी ओपन, कांग्रेस यूनिट इम्प्लोड कर रही है, या आपको लगता है ये एक क्लेंजिंग की एक्सरसाइज है? जो बैगेज है उनको जाने दो, हुड्डा जी ने वैसे ही कमान संभाल रखी है, लोकसभा का रिजल्ट बढ़िया था, अब उन्हीं पे सारा है, ऑल इन विद हुड्डास। जी नमस्कार प्रीति जी, बिल्कुल ठीक बात है। ये कांग्रेस पार्टी में जिस तरह की गुटबाजी हम लोग बहुत लंबे अरसे से देख रहे हैं, और किरण चौधरी जब से वो प्रदेश में हुड्डा सरकार में मंत्री बनी थी, तब से लगातार उनका एक मोर्चा खुला हुआ था हुड्डा के खिलाफ। और उसके बाद जब सरकार चली गई थी, विपक्ष में हुड्डा आ गए थे, तब से शैलजा और रणदीप के साथ मिलकर, या उस अशोक तंवर थे, तो इन लोगों ने हुड्डा के खिलाफ एक गुट जरूर बनाया। लेकिन बावजूद उनके गुट के, भूपेंद्र सिंह हुड्डा वहां पे आज भी हरियाणा में, चाहे कांग्रेस कहिए चाहे बीजेपी, दोनों पॉलिटिकल पार्टीज में सबसे बड़े नेता हैं, जिनका सबसे ज्यादा असर, खासतौर पर एक जो 15 या 20 विधानसभा सीटें हैं 90 में से, उनमें सबसे ज्यादा असर इसी नेता का है। बीजेपी में भी इतना बड़ा कोई नेता नहीं है जिनका इतना ज्यादा असर हो। जहां तक बीजेपी की बात है कि उन्होंने किरण चौधरी को एक जाट फेस के तौर पर लिया है, देखिए बीजेपी की जो राजनीति हरियाणा में है वो केवल और केवल गैर जाट की पॉलिटिक्स है। चाहे वो मुख्यमंत्री हों, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हों, 5 सांसद जीते हैं, उनमें से जो 3 मंत्री बनाए गए हैं, वो तीनों, ये तमाम लोग जो है वो गैर जाट हैं।
तो बीजेपी को अगर सत्ता में वापसी करनी है तो उनका जो बिल्कुल क्लियर कट एक प्रिंसिपल के साथ जो चल रहे हैं वो यही है कि गैर जाट पर वोट पर उनको कॉन्सेंट्रेट करना है, और उसके लिहाज से ही वो लोग आगे बढ़ेंगे। किरण चौधरी को लेने का अर्थ सिर्फ इतना ही है कि उनका जो विधानसभा क्षेत्र है तोशाम, जहां से वो एक लंबी एक लेगेसी, चौधरी बंसीलाल की लेगेसी को वो लेकर अपने साथ चलती हैं, उस इलाके में उनका जो वोट बैंक है वो बीजेपी के पास आ जाए और उसका बेनिफिट बीजेपी को हो। इसके अलावा किरण चौधरी किसी इलाके में बहुत मजबूती के साथ अपना जनाधार रखती हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, लेकिन दिल्ली में जरूर, क्योंकि उनके एक अलग वैल्यू थी, लगातार वो लॉगर हेड्स पे रही हैं हुड्डा के साथ या पहले शीला दीक्षित के साथ जब वो दिल्ली में पॉलिटिक्स करती थी, इसलिए उनको एक बड़े नेता के तौर पर पहचान जरूर है, लेकिन जनाधार के लिहाज से उनका कोई बहुत बड़ा लंबा चौड़ा जनाधार उस इलाके में नहीं है। उसके बाहर तो उनका जनाधार बिल्कुल भी नहीं है। तो बीजेपी को कोई जाट फेस का या जाट वोट का बेनिफिट होगा, ऐसा न बीजेपी को कोई बेनिफिट होने वाला है, और मुझे लगता है ऐसी कोई बीजेपी की इच्छा भी नहीं है। उनकी इच्छा यही है कि किसी तरीके से 10 साल से जो वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, एक डिवीजन की राजनीति हरियाणा में जो की है, उसी राजनीति को आगे बढ़ाएं, और जो गैर जाट का वोट है जिसमें 36-35 बनाम 1 की पॉलिटिक्स वो करते हैं, उस वोट को कॉन्सेंट्रेट करें और उसी के लिहाज से उनकी पॉलिटिक्स चलेगी। कांग्रेस पार्टी के लिए जो धड़ेबंदी थी जिसमें हुड्डा के खिलाफ सब लोग इकट्ठा हुए थे, उसमें जरूर थोड़ी सी नरमी आएगी किरण चौधरी के जाने के बाद, और हुड्डा का जो ग्रुप है वो थोड़ा सा और मजबूत होगा। जो सीटें जो बांटी गई थी विधान लोकसभा के लिए, उसमें हुड्डा का जो ग्रुप था वो बहुत हावी रहा था। उसके और वो देखने को भी मिला रविंदर जी, जहां पर अगर आप मान लीजिए जो टिकट थी भिवानी की जो कटी है वो श्रुति चौधरी की कटी है, और जो राव दान सिंह जिनको जी गई थी वो हुड्डा के काफी करीबी थे, ये माना जाता है। बट आई जस्ट वांट टू ओपन अप द डिबेट एज वेल। शाजिया इल्मी, आई वांट टू पुल यू इन ऑल ऑफ दिस बिकॉज वर्ड हैज इट दैट किरण चौधरी has been promised a Rajya Sabha, so she moves up. Shruti Chaudhary fights Tosham instead of her mother from the area of Mahindargarh Bhiwani as an MLA and consolidate at least those 2-3 seats there. But having said that, the question, Shazia Ilmi, is taking a Kiran Chaudhary or taking, both mother and daughter, you get the legacy of Bansi Lal, of course. But the big question comes, Shazia Ilmi, on what grounds are you taking them in? Because this is personal rancor, clearly. It was Kiran Chaudhary who didn't get along with the Huddas, looked for an outlet, not for any other reason, but possibly that you gave her that space which the Congress didn't. Well, the fact of the matter is that it is a huge setback for Congress party in Haryana. So much so that even Kumari Shelja just felt it out, who is a very senior leader of the Congress party. Everybody knows that all is not well, and the way Huda is running the Haryana Congress enterprise, there's clearly a stranglehold of his people and himself over the rest of them. All other three Lal families have actually been, he's tried to dispense with them in different ways, and Kiran Chaudhary will be a huge asset for BJP, not just because she's a Jat face, but that she is a senior leader of Haryana, and then she understands the area, and of course the legacy of Chaudhary Bansi Lal is something that she carries and has been carrying with a flourish and with responsibility. It also goes on to show the fault lines that are there in the Congress party itself, because the fact of the matter is, and this has not happened for the first time, everybody would tell you that it is Huda and Huda all the way, and his son. There is no one else who has any breathing space, so to speak. So while Kiranji has exercised a choice of joining BJP, BJP is very happy and welcomes her. What is promised to her or not is subject to speculation, and I wouldn't be able to answer that. But the fact of the matter is that it's a huge setback, as acknowledged by Congress party senior leaders such as Kumari Shelja as well. But those are well-entrenched camps, Shazia. But fair point. But the question was that it seems, at least optics-wise, that this jump from the Congress and the BJP hasn't happened because of any real love for the BJP or for the ideology. It's for selfish reasons, because you could not find space within the Congress. Therefore, you jumped to the BJP. What about local leadership? You're going to get into that as well. But I want to go across to Mahima Singh. Mahima Singh, the fact is very clear. Shazia Ilmi also has a point. Dipinder Huda wants his own people. No, fair point. We'll come down to that. Mahima Singh, there's a point that even Shazia Ilmi made, and it's quite glaring. One person Kumari, is against the other.
Right. Kumari Shelja, when asked on Kiran Chaudhary coming and joining the BJP, said that she's going to be a huge loss, that her ticket was cut for some strange reason, the daughter's ticket, Shruti Chaudhary's, and Shruti would have won that election. It actually goes on to suggest how deep the rancor and the infighting within the Haryana Congress runs. Jai Hind. Preeti, I must say that it is rightful of the BJP spokesperson to rejoice in the momentary respite that they have gotten after the results of the Lok Sabha elections, which has brought them down considerably in Haryana. But politics, as we all know, is an interplay of ambitions and ideology. And I must say in Ahmed Faraz's style here, कि अगरचे जोर हवाओं ने डाल रखा है, मगर चराग ने लौ को संभाल रखा है. If there are winds of ambitions blowing all across the scenario, I would say, but the real, you see, the lamp, जो चराग है यहाँ पर, that indeed is the ideology. And what has happened today is an act of self-sabotage. I know both the leaders, essentially professionally, and I know how pressured they must have felt. No denial of the fault lines that there may be in our organization, which we'll work upon. But the BJP has debacles and I would say, you see, huge blunders of their own. What about Anil Vij after the minority government that they switched to in Haryana, which they are shamelessly running today after having backstabbed their allies, JJP? Also, Anil Vij, you would remember, has removed BJP from his Twitter handle. Maima Singh, the BJP is not running a minority government in Haryana. Please correct yourself, ma'am. Let's not spread. The independents are supporting the BJP government right now. Let's not, it is a minority let's stick government. to facts. No, it's no lies. But if you look, they're right at the borderline. In fact, they do not have the number that they need today, Preeti. They have the numbers, ma'am. They have the numbers, and they have the numbers. Let's not get ahead of ourselves. They have it is an allegation of the Congress saying that they don't have the numbers. They have the numbers with the independents right now. Moving forward, Preeti, let me just say, on one hand, there are the likes of Captain Abhimanyu and Anil Vij who have been sidelined by the BJP. On the other hand, there are the likes of Chaudhry Birender Singh. There are the likes of Chaudhry Nirmal Singh from Ambala, who, after having left the Congress party for the BJP in hopes of some sort of accommodation, have respectfully and proudly come back to the Congress. We are holding our flags high for the Vidhan Sabha elections, and we are going to outdo the BJP. We are going to oust them out of the state. No, we'll know when that time comes, because the elections right now are going to take place in all probability end of October is what. Ma'am, okay, please go ahead, then I'll bring in our political analyst back. Go ahead, make your point. No, I mean, I'm quite surprised by what Mahima has to say, because her own aunt, Kumari Shelja, has said that it is really unfortunate and that they should not have been treated badly. Unke saath zyadti hui hai. So we all know the place Kiran Chaudhary had and her family had and the setup. So let's not be dismissive. Mahima, your own aunt, Kumari Shelja, is saying all right, let's not get let's not get personal about aunts and uncles, but let's keep it at the fact that yes, Kumari Shelja is a senior leader. She was the president. So shocking because than I am. Okay, Mahima Singh, the fact is, the question is that Kumari Shelja was the president of the Haryana Congress unit. She was removed then to once again placate the Huddas, and that could have been a strategic political move. But the sheer fact that she's a senior leader, to come out and say it very clearly out in the open that for some reason the ticket was cut and she would have won. Mind you lost. Rao Dan Singh lost that seat to the BJP where Bhiwani was concerned, and with the seat which was to go as per Kiran Chaudhary to her daughter, Shruti Chaudhary. Preeti, one is that you see, when you talk about Kumari Shelja's replacement as a president at that point in time, she had completed 2.5 years. As the full term is 3 years. She had already completed 2.5 years, and there are strategic decisions that the organization has to change. And Chaudhry Uday Bhan was made the president of the party, which is, but I have myself not denied. I just said in fact, mentioned myself that there may be fault lines within the organization, and the BJP has its own fault lines. You see, there's no denial. I am asking about where's their Captain Abhimanyu? Why has Mr. Anil Vij removed BJP from his Twitter handle? Why has he been sidelined so brutally? So all right, nobody from the organization sidelining somebody. So these are internal dynamics. You mean to say they're internal dynamics between each political party, and that's how it all plays out. Okay, I want to bring in Ravindra.
रविंदर सिंह शेरॉन बैक इनटू दिस कॉन्वर्सेशन, क्योंकि रविंदर जी अगर आप देखें, एक तो इंटरेस्टिंग बात यह है जो तीनों लाल थे, देवीलाल, बंसीलाल, भजनलाल, अब सभी के जो मान लीजिए बच्चे हैं, ग्रैंडसन्स हैं, वो कहीं ना कहीं बीजेपी से जुड़ चुके हैं किसी तौर से। पर आप इसको आगे कैसे देखते हैं? क्योंकि एक बात तो तय है रविंदर जी कि अब जो राजनीति है हरियाणा की वो हुड्डा के हाथ में है। जो रोल कुमारी शैलजा चाहती थी, जो पॉसिबली मे बी सुरजेवाला जी चाहते थे, किरण चौधरी तो अब चली गई है, वो नहीं होने वाला है, बहुत क्लियर है। हुड्डा जी के नेतृत्व में अब ये चुनाव लड़ा जाएगा। जी बिल्कुल प्रीति जी, देखिए जो तीनों लालों की आपने बात की है, तो ये आज बीजेपी में जरूर है इनका परिवार, लेकिन एक जमाने में इन तीनों का परिवार कांग्रेस पार्टी में था। यही अगर हम लोग केवल 6-7 साल पहले चले जाएं तो रंजीत चौटाला भी कांग्रेस में थे और कुलदीप बिश्नोई और किरण चौधरी, ये तमाम लोग कांग्रेस पार्टी के सदस्य थे। अब इनको अपनी नीतियां जो है शायद बीजेपी की ज्यादा अच्छी लगी होंगी, तो इन्होंने शिफ्ट कर लिया है। हुड्डा की राजनीति जो है आने वाले वक्त में, ये बात बिल्कुल तय है कि हरियाणा का जो कांग्रेस पार्टी है उसकी राजनीति हुड्डा के इर्द गिर्द घूमने वाली है। और मैं जो स्थिति देख पा रहा हूं, ये ठीक वही स्थिति है जो 2004 के विधानसभा चुनाव के पहले थी। उस वक्त भी जो सबसे बड़े नेता थे वो चौधरी भजनलाल थे। चौधरी भजनलाल के कहने पर तमाम टिकटों का बंटवारा किया गया था और अधिक विधायक जो हैं वो भजनलाल के साथ थे। लेकिन बावजूद उसके उस वक्त हाईकमान काफी मजबूत स्थिति में था कांग्रेस पार्टी का, केंद्र में सरकार बन चुकी थी और उनके पास इतनी ताकत थी कि वो विधायकों की समर्थन होने के बावजूद भी भजनलाल की जगह चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाने में कामयाब रहे। अब वही स्थिति है, एक बड़ा धड़ा जो है वो हुड्डा के खिलाफ है और हुड्डा सबसे ज्यादा मजबूत व्यक्ति दिख रहे हैं कांग्रेस पार्टी में। उम्मीद यही की जा रही है कि ज्यादा टिकटों का बंटवारा भी वही करेंगे, लेकिन अब सवाल यह है कि क्या हाईकमान उतना मजबूत है कि ज्यादा टिकटों का बंटवारा करके अगर ज्यादा विधायक इनके हैं तो क्या ऐसी स्थिति में वो किसी और को हैंडपिक करके मुख्यमंत्री बना सकते हैं। दूसरी बात जो किरण चौधरी की आपने कही, देखिए किरण चौधरी को जो ज्वाइनिंग की है पार्टी में, उसमें सबसे बड़े नेता पार्टी के अगर हम देखें तो तरुण चुग आए हैं। और अगर पार्टी किरण चौधरी को बड़ा नेता मानती बीजेपी, तो मुझे लगता है किसी बड़े कद के नेता को उनको ज्वाइनिंग के वक्त आना चाहिए था। चौधरी बीरेन सिंह ने, राव इंद्रजीत ने जब पार्टी ज्वाइन की थी तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उनको पार्टी ज्वाइन कराई थी, लेकिन अभी तरुण चुग जो है वो राष्ट्रीय महामंत्री मनोहर खट्टर तो इस बात को और इसके अलावा एक और बता दूं कि जो आपने तीनों लाल जो पार्टी में है वो लगातार कांग्रेस पार्टी में जब थे तो आप अपनी स्टेट लीडरशिप के खिलाफ लगातार आवाज उठाते रहे थे। मनोहर खट्टर जी थे, उसके बाद जेपी नड्डा से भी मुलाकात हुई है, शाजिया जी वो कह रही है। मुलाकात हुई है, बिल्कुल ठीक कह रही है, मुलाकात तो हुई है और उसके बाद अभी प्रधानमंत्री से भी शायद मुलाकात होगी, अमित शाह से भी मुलाकात होगी। मैं बात कर रहा हूं नायाब सिंह और खट्टर जी दोनों स्टेज पे थे। ज्वाइनिंग जो है मैं उसकी बात कर रहा हूं कि अगर ज्वाइनिंग के वक्त भी थे और खट्टर जी भी थे ज्वाइनिंग के वक्त। जी जी जी, खट्टर साहब तो हरियाणा से ही है ना मैडम, मैं तो सेंट्रल लीडरशिप की बात कर रहा हूं। सेंट्रल लीडरशिप की बात कर रहे हैं जी। नहीं खैर, मैं जो बात कह रहा था वो ये है शाजिया जी कि उसके बाद ओके वन सेकंड, कैबिनेट मिनिस्टर हैं अभी सेंटर में। नहीं वो मैं भी जानता हूँ, थोड़े आप मेरा एसेंस समझ गई होंगी, आप भी पत्रकार रही हैं शायद, आपको पता है मैं जो कहना चाह रहा हूँ। एनीवेज मैं उसके जो कांग्रेस पार्टी से जो लोग वहां पर गए हैं बीजेपी में, और कांग्रेस में जिस तरीके से वो स्टेट लीडरशिप की मुखालफत लगातार करते रहे, चाहे कैबिनेट में जब मंत्री थे तब करते रहे या उसके बाद जब विपक्ष में पार्टी आ गई तब करते रहे, लेकिन बीजेपी में जाने के बाद आज तक किसी तरह का उनका विरोध का स्वर सुनाई नहीं दिया। केवल एक राव इंद्रजीत सिंह ये बात कहते सुनते हैं कि उन्होंने 2 सीटें लोकसभा में जिताई, कम से कम 10 से 12 सीटें उन्होंने विधानसभा में 2 बार पार्टी को जिताई, लेकिन आज भी उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया है। तो ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग है कि जिन मुद्दों के आधार पर कांग्रेस पार्टी के नेता कांग्रेस में आवाज बुलंद करते हैं, बीजेपी में जाने के बाद उन्हीं मुद्दों पर वो कैसे शांत हो जाते हैं। और बीजेपी ने इनमें से कितने लोगों को अभी तक मुख्यमंत्री बनाया, हरियाणा की जनता ये भी जरूर देखना। That's a question because one really doesn't understand, and I'll give you an example. 2014, what was practically promised at the time in a rally in Amit Shah was Captain Abhimanyu as the chief ministerial face for the BJP. And lo behold, when the BJP actually won that election, the chief minister was Manohar Lal Khattar, and there was no sign of Captain Abhimanyu Singh. बिल्कुल खाली okay, one second, no, this is for Shazia. जी सॉरी। So Manohar
Manohar Khattar was CM, and even before, we have had so many elections where the CM the CM name has not been announced when it comes to Maharashtra or Haryana, which is why when Manohar Khattar ji took over, a lot of people felt he's a very, very senior leader within the party. But a lot of people outside had not heard of him or Devendra Fadnavis. That's one thing. But what I'm saying is that the other parties cannot be so dismissive of the fact, or the Congress party in particular, of the fact that Kiran Chaudhary has left and now say that, oh, she was actually indulging in cross-voting when it came to Ajay Makan's Rajya Sabha. Okay. Because indeed, if that was the matter, had happened almost a year back. Right. They could have taken action against her. But that is a lot of things are said. A lot of things are said, Shazia, which really don't, this is politics. If a leader leaves, there'll be a lot of conversations on the sidelines which possibly hold no water. And most of it could just be that. Okay, Mahima, yeah, but 20 but seconds. The fact is that because she felt, Okay, I want to just take quick closing comments from Mahima Singh there. Mahima Singh, so at least one thing is understood now, that Huddas are going to lead the Congress into this election. Nobody else. No Surjewala. There is no sign of a Kumari Shailja as well. So noises can be made on the sidelines, but it's very clear. Well, first of all, to rebut what the BJP spokesperson was saying about the former CM of Haryana, Mr. Mohanlal Khattar was a very senior person from the RSS, but nobody even in the BJP really expected for him to become the CM at that point in time. Now, coming to the Congress party, Preeti, within the Congress party, the ideology is always at the helm of everything. Okay. It's not one individual. And the ideology and the organization's decisions and strategy will be the foremost. Well, it's very interesting because right now it seems it's the Huddas who are holding the flag of ideology there and not possibly the others. But we're going to leave it at that when we're going to come right back. It's going to be a topic we're going to revisit very soon. The next round of elections is going to be Haryana and Maharashtra in exactly 3 months from now.